क्लास कोई भी हो, लेकिन नेचर के बारे में पढ़ना हर क्लास के साइंस का एक टॉपिक होता ही है। वैसे आज है क्लास 6 का साइंस का टॉपिक नेचर्स ट्रीजर, और आज हम इस टॉपिक के थ्रू क्या क्या कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, एयर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी फ्रॉम सन के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे, सॉयल पढ़ेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये टॉपिक्स आपको सब टॉपिक्स देखने में छोटे लग रहे हैं, पर इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहे क्लास में हो, चाहे ओलंपियाड में हो, किसी भी उसमें हो, आपका कंसेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्लियर रहेगा, तो आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी कर लोगे। और सबसे अच्छी बात कि मैं आपको चैप्टर के बीच बीच से क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, कैसे आंसर लिखते, सारी चीज़ें इंग्लिश टू हिंदी बताती जाऊँगी। इसीलिए कोशिश करना कि क्लास को बिना स्किप किए पूरी देखना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो अब तक आप समझ गए कि आज क्लास किस चीज़ की होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। The resources that we use in our everyday life are either present in nature or man-made by humans. Accordingly, they are classified as natural or man-made resources. जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, या तो हम इंसानों द्वारा बनाया गया होता है या हमें प्रकृति नेचुरली देती है। तो इसीलिए उसी आधार पर उस अकॉर्डिंग इसको दो भाग में बांटा गया है, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो बड़े इजी तरीके से आप बता देना कि जो भी आपको नेचुरल चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि आपके आसपास एयर है जो दिखती नहीं है, फील होती है, वाटर है, सनलाइट है, सॉयल है, आयरन है, सिल्वर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और मैन मेड रिसोर्सेज क्या है, जो इंसानों ने बनाया है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, आपका टेबल, रबड़ बैंड, जो पेंसिल, पेन, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ मैन मेड है। तो सिंपल रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल के 3 एग्जाम्पल और मैन मेड के 3 एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लेना। नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रीजर ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज ही हमारे नेचर के ट्रीजर्स हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपको किस तरह से आंसर देना, जैसे ही मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ट्रीजर्स ऑफ नेचर, आर द मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। जो हमारे नेचर में, जो हमारी प्रकृति में ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट रहती है, दिखती रहती है, और हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दे आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, जो गैस होती है उस स्फेयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे वाटर होता है, एंड लिथोस्फेयर जहाँ लैंड एरिया होता है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। अर्थ के 3 आपको बता दिया, गैस, वाटर और लैंड। अब इसी में सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे दे इंक्लूड एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, प्लांट्स, एनिमल्स। मैनी ऑफ देम आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो ये रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरली प्रकृति ने हमें दिए हैं, हमने नहीं बनाया एयर, हमने नहीं बनाया पानी, सूरज की रोशनी हमारे थ्रू नहीं आती, बल्कि सनलाइट हमें नेचुरली मिलती है। जंगल नेचुरली बने हुए हैं, और नेचुरली जंगल को काटने के बाद जो पेड़ लगाते हैं वो हम लोग लगाते हैं, लेकिन जो पेड़ ग्रो होते हैं वो नेचुरली होते हैं। सॉयल नेचुरली बनते हैं, रॉक्स नेचुरली बनते हैं, मिनरल्स ज़मीन के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स ये सब नेचुरल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इस तरह से ये सारी क्या है, नेचर के ट्रेजर्स हैं, और यही नेचुरल रिसोर्स हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, दे सपोर्ट लाइफ एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एज मेनी बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड बाय देम। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर ओन बेनिफिट, फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, फॉर जनरेशन टू कम। अब सब लोग बोलेंगे कि हमको ये चीज़ों को प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्या है, जब नेचुरली हमें मिल ही रहा है। एक्चुअली इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही इसी के थ्रू हमारी लाइफ चल रही है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सनलाइट हो। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं, और इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। अब सनलाइट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको मैं आगे ओजोन लेयर के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा। वाटर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एयर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व अगर नहीं करेंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा, क्योंकि इनसे हमारा ही फ़ायदा है। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, तो जो फ्यूचर की जनरेशन आने वाली है हमारे प्लानट पर, उस जनरेशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उनको ना तो प्रॉपर जो कहते हैं प्योर एयर नहीं मिलेगा, प्योर वाटर नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट उनकी लाइफ में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सपोर्ट लाइफ के लिए नेचुरल रिसोर्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। अब इस पैराग्राफ को आप किसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस आधार पे बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबंडेंस, अवेलेबिलिटी एंड टाइम टेकन टू रिप्लेनिश और रीस्टोर नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं, कितने कम हुए हैं, कितना रीस्टोर कर सकते हैं, इस आधार पे जो है दो तरह के नेचुरल रिसोर्स बांटे गए हैं। एक तो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा बनाया जा सकता है और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा बनाना संभव नहीं है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स कितने हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स किस आधार पे दो भाग में बांटे गए हैं, तो आप उसको बताना ऑन द बेसिस ऑफ देयर अबेंडेंस, अवेलेबिलिटी और रीस्टोर, तीन आधार पे बांटा गया है इसको। और स्पेस से एक और क्वेश्चन बनता है कि गैस जहाँ पे पाए जाते हैं अर्थ पे उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। वाटर जहाँ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। लैंड जहाँ पाया जाता है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे प्रकृति में है। कैन नॉट बी गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, हम कितनी भी ऐसी एक्टिविटी कर लें लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉयल एंड विंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बस खर्च करते रहो। यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सेव करना। अगर एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर में सारी गंदगी मिली रहेगी, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, सॉयल में गंदगी मिली रहेगी, लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा, विंड जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो हमारा क्या है, पूरा ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते हुए भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पाएगा। इसलिए भी इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, वो ऑलरेडी हमारे नेचर में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। कैन गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ ऐसे तेज़ी से करते रहे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, क्यों, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनने में। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स। फॉरेस्ट, एक पेड़ को, पौधे को पूरा पेड़ बढ़ने में बहुत साल लग जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, एक बार जो जानवर धीरे धीरे जिनकी प्रजाति गायब हो जाती है वो फिर नहीं आती है, तो ये क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। फॉरेस्ट में भी कितने तरह के पेड़ हैं जो अब नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि एग्जॉस्टेड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो इसीलिए दो तरह के नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी का और एग्जॉस्ट होने का, और दोनों का दो 3 एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एयर के बारे में। बड़ा सिंपल है कि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें फील होती है। अब बुक में क्या दिया हुआ, चलिए वो समझते हैं। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस एंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। एयर कंटेन्स द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। हैंस एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो एयर जो है हमारे चारों तरफ है, जो हमें दिखती नहीं है। एयर में मेनली कौन से दो गैस होते हैं अगर पूछा जाए तो आप बताओगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे किसी भी लिविंग थिंग के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो दो गैस कौन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन का यूज़ हम करते हैं सांस लेने के लिए। Let us perform a breathing exercise. Take a deep breath in and then breathe out slowly. Now take another deep breath in and hold your breath as long as you can. Observe how long can you hold your breath and how you feel when you hold it. तो कभी आप ये ट्राई करना कि जब सांस जोर से खींच करके उसको होल्ड करने की कोशिश करना, आप कितनी देर रोक सकते हो। पता है आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 50 to 20 सेकेंड ऑफ होल्डिंग योर ब्रीथ यू वांट टू लेट गो एंड टेक अ डीप ब्रेथ। व्हाई डज दिस हैपन, दिस इज बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन and oxygen is essential for breathing of all living beings including humans. When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function. तो क्या होता है कि जब हम सांस खींच के रोकते हैं तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन, एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमें दिक्कत होती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर के लिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग के लिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ये एक क्वेश्चन है। डैश इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, दैट गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। डज एयर कंटेन ओनली ऑक्सीजन और अदर गैस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन होता है या कुछ और भी गैसेज होती हैं, तो आप बोलोगे येस, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, और भी गैसेज होती हैं। एयर कंटेन्स नॉट ओनली ऑक्सीजन बट मैनी अदर गैसेज एंड अदर सब्सटेंसेस। लेट अस स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर में किन किन चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है। अब देखो यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में ये पाई ग्राफ जो दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये फिलिंग द ब्लैंक में एयर इज डैश ऑफ मिक्सचर ऑफ डैश, तो गैसेज। मेन कंपोनेंट ऑफ एयर आर नॉट, नाइट्रोजन कितना परसेंट है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड रिमेनिंग 1% में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नोबल गैसेज, वाटर वेपर एंड पॉल्यूटेंट लाइक डस्ट एंड स्मोक। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर का कॉम्पोजिशन जो है ना वो जगह और सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहता है। कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मिलेगा, कहीं पे जब आप ग्रीनरी में जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा परसेंटेज में मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल परसेंटेज अर्थ पे ये इतना ही रहेगा लेकिन इसमें भी जो होता है ना चेंजेस, हर जगह का अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, वो चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एयर इज हैवी ट्रैफिक एरिया कंटेंट्स मोर स्मोक, डस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल द एयर ड्यूरिंग रेनी सीजन कंटेंट्स लेस डस्ट एंड मोस्ट वाटर वेपर। तो सीजन के हिसाब से कैसे चेंज होता है, तो आप ये चार्ट देख लो। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नोबल गैसेज 0.93%, वाटर वेपर और पॉल्यूटेंट के ट्रेसेस भी मिलते हैं। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक है, इसके कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तो आप किसी को भी इंपॉर्टेंस ऑफ एयर बता सकते हो। सबसे पहले एयर कंटेंट्स ऑक्सीजन विच इज़ यूज टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। एयर में जो है वो ऑक्सीजन होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करते हैं, किस लिए, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए। एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। अगर हवा नहीं होगी ना तो फ्यूल जलेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि घर में अगर चूल्हा जलाया जाता है तो उस पर फूंक मारी जाती है, हवा दिया जाता है। एयर कैन बी कंप्रेस टू फिल टायर, व्हीकल, फिल बलून्स एंड फुटबॉल्स। एयर को दबाया जाता है, दबा के कंप्रेस किया जाता है, कहाँ, व्हीकल्स में, टायर्स में, बलून्स में। विंड हैज़ ग्रेट फोर्स विच इज़ यूज्ड इन मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, विंड मिल्स, ये डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। जब खेत में बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, विंड मिल्स जो चलती है, जो बोट चलते हैं, ये सब किसके चलते हैं, किसके फोर्स से, एयर के फोर्स से। एयर कंटेंट्स वाटर वेपर विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल। एयर में ही वाटर वेपर होता है। कैसे बनता है वाटर वेपर, जब समुद्र का पानी सन की लाइट से हीट होता है तो वाटर वेपर बनता है, जिससे क्या होता है, बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो फिर बारिश होती है। तो ओवरऑल वाटर साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एयर होना ज़रूरी है। एयर कंटेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज फॉर फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, और इससे फ़ायदा हमें क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है बदले में। तो एयर कंटेंट्स नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो 78% है वो हमारे किस काम आता है, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है विच इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जानवर दोनों के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। Last, the ozone layer present in the upper layer of atmosphere protect from sunlight harmful ultraviolet rays for the sun। जो ओजोन लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले उसमें रहती है, जो एक शील्ड की तरह होती है। जो सनलाइट आती है ना हमारे अर्थ तक, वो बहुत तेज़ आती है, तो ओजोन लेयर जो है ना उसकी तेज़ी को कम कर देता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो हमारे तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लेयर हमें सेव करता है। अब क्या हो रहा है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है एयर में, उस लेयर में धीरे धीरे छेद हो रहा है, उस छेद के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ तक पहुँच रही है, जो बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज हो सकती है। ठीक है, तो अब आपसे कोई इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पूछे तो कम से कम 5 कीवर्ड याद रखना, रिस्पिरेशन, मूवमेंट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, वाटर साइकिल, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रोथ फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन। अब हाउ डू वी फील एयर एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मूविंग एयर। हम एयर को कैसे फील करते हैं बताओ, तो वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंट व्हेन इट्स मूव। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब एयर मूव करती है तो उसको बोलते हैं विंड। आपने सुना होगा नॉर्मल विंड जब तेज़ होती है तो उसको स्ट्रोम बोलते हैं, जब स्लो होती है तो ब्रीज बोलते हैं। इन रस्टिंग ऑफ लीव्स, जब पत्ते हिलते हैं, विंड ब्लोज, आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। इन फ्लर्टिंग ऑफ पेजेस, जब आप पंखा तेज चलाते हो, पेज पलट जाता है तो आपको समझ में आता है कि हवा चल रही है। ऑन आवर फेस एंड आर्म्स, मान लो आप बाइक पे बैठे हो, विंडो सीट पे बैठे हो, खिड़की खोलते हो, हवा चलती है, पंखा होता है, तो आपके चेहरे पे आपको फील होता है। इन स्विंग ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्री व्हेन विंड्स ब्लो, पेड़ के ब्रांचेज हिलते हैं तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ क्लॉथ, जब बाहर कपड़े फैले रहते हैं और वो आगे पीछे हिलते रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हवा चल रही है। तो बेसिकली मूविंग एयर हेल्प अस टू फ्लाई अ काइट एंड मेक्स द क्लॉथ ड्राई फास्टर। द हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीट ग्रेन्स ड्यूरिंग
Winnowing by moving air. Children often play with a फिरकी that rotates when moving air passes over it. हवा का यूज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में कई जगह देखते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं फिरकी वो करने में। किसान जो है वो अपना सेपरेट करते हैं बीज और जो सूखा हुआ पोर्शन होता है ना उसको अलग करने में। पतंग उड़ाने में बच्चे यूज़ करते हैं, घर के लोग कपड़े सुखाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हवा है ना उसका इस्तेमाल हमें डे टू डे लाइफ में कई तरह से करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या एयर का इस्तेमाल सिर्फ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं या इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है उसका। तो वर्किंग ऑफ विंड मिल इज सिमिलर दैट ऑफ फिरकी। विंड रोटेट्स द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स, टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो विंड मिल है इसका इस्तेमाल 3 चीज़ों के लिए होता है। इसका ये जो फ़ैन है ये हवा से चलती है, ठीक। अब जब हवा से चलती है तो कई जगह आटा पीसने वाले चक्की में इसका इस्तेमाल होता है, कई जगह कुओं से पानी निकालने में खींचने में इस तरह का यूज़ होता है, और कई जगह बिजली बनाने में विंड मिल का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु ये जो है ना मुपंडला विंड मिल जो है वो तमिलनाडु में है, और ये विंड फॉर्म जो है इंडिया का लार्जेस्ट विंड फॉर्म है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंडिया का लार्जेस्ट विंड फॉर्म कहाँ है तो आप बताना स्टेट है तमिलनाडु। नाम भले ना याद हो, मुपंडल। In India, there are many windmill farms. A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use the energy of the wind to generate electricity. ये हर जगह नहीं लगाया जा सकता, जहाँ हवा का फोर्स तेज होता है ना वहीं पर विंडमिल ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो तमिलनाडु जो है वहाँ पर लार्जेस्ट विंड फॉर्म है। चलो, तो एयर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स पे, दैट इज वाटर। अब वाटर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर नीड्स। हमारी ज़रूरत के लिए कितना वाटर जो है अवेलेबल है। और आपने सुना होगा कि हमारा जब अर्थ आप देखते होंगे ग्लोब तो सब कुछ ब्लू ब्लू दिखता है, यानी पानी ही पानी है। चलो अब उसको समझते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस इन ऑन अर्थ। इट कवर्स अबाउट 3/4 यानी 75% ऑफ अर्थ सर्फेस। इवन थ्रू इट इज़ अबंडेंट ऑन अर्थ देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी प्लेस। हैव यू एवर वंडर्ड वाई। आपको पता होगा कि पृथ्वी का 75% जो है वो पानी से भरा हुआ, महासागर है, सागर है, नदियां हैं, लेकिन तो भी आपने कभी सोचा है कि तब भी पानी की शॉर्टेज क्यों हो जाती है। This is because out of the total water present on earth, ocean from 97% which is salt water and cannot be used for any domestic agriculture industrial purpose। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पानी हमारे धरती पर जो है वो ओशन का है, समुद्र का है, और समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, जिसका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते, ना ही खेती में, ना घर के काम में, ना ही इंडस्ट्री में। वाटर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन ओनली फ्रेश वाटर। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर फॉर्म ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर ऑन अर्थ, आउट ऑफ विच मोस्ट ऑफ वाटर इज ट्रैप्ड एज आइस और वाटर वेपर। ओनली 3.3% इज अवेलेबल टू अस टू फ्रेश वाटर ऑल नीड्स। हमारी ज़रूरत के लिए कितना अवेलेबल है वाटर, 0.03% फ्रेश वाटर। तो देखो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अगर आप अपने आंसर में ये बनाओगे ना तो बड़ा अच्छा नंबर मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में 97% ओशन, 3% फ्रेश वाटर जिसमें है लेक्स एंड पाउंड्स, रिवर्स एंड ग्लेशियर। ये फोटो भले ना बनाओ, अगर ये आप लिख भी दोगे तो बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। अब फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, कैसे कैसे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है पता है, आइस कैप्स, ग्लेशियर एंड पोलर रीजन से। तो अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर प्रेजेंट किस फॉर्म में है, आइस कैप, ग्लेशियर एंड पोलर रीजन में। इसके बाद आता है डीप अंडरग्राउंड वाटर, जो बारिश का पानी रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाता है। वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इसके बाद है सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो। इसके बाद है एयर मॉइस्चर, और सबसे लास्ट में आता है ग्राउंड वाटर एंड अदर सोर्सेज। तो टोटल क्या है, 3.0% है फ्रेश वाटर। नाउ सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर क्या क्या है। We get fresh water from glacier, river, lakes, ponds, well and tube wells. Fresh water does not contain salt, can be used for drinking, other domestic purpose and agriculture. Fresh water और बाकी वाटर में क्या अंतर है कि इसमें नमकीन नहीं होता, ये नमक नहीं होता, इसीलिए हम इसको डेली यूज़ में इस्तेमाल कर पाते हैं। As fresh water is used constantly, it need to be replenished again and again in the water bodies. Two important source by which fresh water is replenished. अगर हम फ्रेश वाटर जिस तरह से तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बार बार नहीं रीजनरेट होगा, फिर से नहीं बनेगा, तो क्या होगा, कमी हो जाएगी। तो कहाँ से बनता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब बर्फ़ पिघलती है ग्लेशियर से माउंटेन्स पे तो क्या होता है, पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स भर जाते हैं। रेनफॉल होता है, जब बारिश होती है तो वाटर बॉडीज़, छोटी बड़ी जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो भर जाती हैं, और ग्राउंड वाटर भी इसी से जनरेट होता है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 इंपॉर्टेंट सोर्स बाय विच द फ्रेश वाटर इज रिप्लेनिश्ड। तो आंसर क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस और रेन वाटर। ये 2 चीज़ जो है वो रिफ़िल करती है सारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को।
नाउ वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, हमारे लिए पानी क्यों ज़रूरी है? वाटर इज़ आवर मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स, यूनेस्को हैज़ टर्न्ड इट एज ब्लू गोल्ड। वाटर को यूनेस्को ने क्या बोला है? ब्लू गोल्ड बोला है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस. Water is also needed for various activities in our daily life and for agriculture. It is needed by the industries and by the hydro plants for the generation of electricity. पानी सिर्फ हमारे डेली लाइफ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हमारे काम आती है. तो बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को इस चार्ट के थ्रू समझाया. ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन करती है, जैसे रिवर्स और ओशन के थ्रू ट्रेड होते हैं. लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हमारा लाइफ जो है, लिविंग बींग्स का लाइफ इसी पे चलता है. डोमेस्टिक यूज़, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग. एग्रीकल्चर, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स और प्लांट्स होते हैं. इंडस्ट्रीज इससे चलती है. एंड पावर जनरेशन होता है. तो 6 कीवर्ड्स क्या हैं? पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ प्रोसेसेस, डोमेस्टिक यूजेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज. इन कीवर्ड्स के थ्रू इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर लिखोगे तो आप बहुत आसानी से आंसर, लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो. Now there are billions of people all around the world that do not have access to even half of this amount. Hence we need to look for ways to reduce the water consumption. हमें क्या करना चाहिए? वाटर सेफ्टी के लिए चीज़ें सोचनी चाहिए, कैसे हम चीज़ कर सकते हैं. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज़ द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्यों ज़रूरी है? विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ओवर यूज़ ऑफ वाटर, पानी का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है. जैसे आपके परिवार में 2 मेंबर होंगे तो शायद नहाने में 2 बकेट पानी यूज़ होगा, पर 6 मेंबर आ जाएंगे तो 6 बकेट यूज़ होगा. उसी तरह से देश में अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे पानी का यूज़ भी बढ़ रहा है. वाटर हैज़ बिकम ए लिमिटेड एंड प्रीसियस रिसोर्स. वाटर इज़ नॉट गेटिंग रिप्लेनिश्ड एज फास्ट एज इट इज़ गेटिंग यूज. जितनी तेज़ी से हम यूज़ कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ये जनरेट नहीं, बन नहीं रहा है. हैंस देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व वाटर. अब हम क्या कर सकते हैं सर्वाइव करने के लिए? वाटर को सेव करना शुरू करें. सबसे पहले नीड टू कंजर्व वाटर. ओनली 0.03% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल. ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग. डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग. एक तो ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है और वाटर की डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. इवन द फ्रेश वाटर दैट इज़ available is getting polluted due to many factors like discharge of sewage and chemical from the factories into the nearby water bodies. Even जो फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल है वो भी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है फैक्ट्रीज़ के कारण. अब क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, जिसमें हम क्या करते हैं, कैसे पानी को सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करना, इसके बारे में प्लेज लेते हैं. नाउ वेज टू कंजर्व वाटर. आप पानी कैसे कैसे सेव कर सकते हो? लॉजिकल भी सोचोगे तो भी आंसर दे दोगे. सबसे पहले रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ वाटर. वाटर का जो यूज़ कर रहा है उसको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि कम करें. इंश्योरिंग दैट पाइप्स एंड टैंक्स आर लीक फ्री. आपके घर में जो पाइप हो, टंकी हो, वो क्या हो, उसमें कहीं पानी का लीकेज ना हो. रीयूजिंग वाटर एट होम. घर में जो पानी हो रहा है उसका यूज़ करें. जैसे एक्वागार्ड से जो पानी निकलता है उसको प्लांट्स में डाल दें, उससे बर्तन धुल लें, कपड़े धुल लें. रिसाइकिल इंडस्ट्रियल वाटर टू मैक्सिमम एक्सपेंड पॉसिबल. इंडस्ट्री के वाटर को रिसाइकिल किया जाए. यूजिंग ड्रिप इरीगेशन. बजाय ये कि कहीं आप पाइप लगा हुआ छोड़ दीजिए क्रॉप में, उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि जो ड्रिप इरीगेशन है जिसमें ड्रिप्स आती हैं उससे खेती करिए. फॉलोइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक फॉर डोमेस्टिक पर्पज. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो तकनीक है वो सब यूज़ करना चाहिए जिससे कलेक्ट हो सके, स्टोर हो सके वाटर. छत पे स्टोर हो, कुएं में स्टोर हो, कुछ भी ऐसा स्टोरेज का बनाना चाहिए जहाँ बारिश का पानी स्टोर हो सके. प्लांटिंग मोर ट्रीज. ज़्यादा पौधे लगाइए ताकि इंक्रीज़ करे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो मिट्टी जो है ना वो पानी को सोख पाएगी, वरना पानी जो है वो बह जाएगा अगर पेड़ नहीं होंगे तो, और ग्राउंड वाटर बनेगा ही नहीं. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग क्या होती है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर ड्यूरिंग रेन्स और मानसून एंड यूजिंग इट टू मीट द फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट व्हेन नीडेड. जब बारिश होती है तो ऐसा कुछ किया जाता है कि बारिश का पानी, जैसे आप बाल्टी बाहर रख दो तो पानी कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाल्टी बहुत कम एरिया कवर करेगा. कोई चौड़ी सी चीज़ जब आप बनाओगे तो पानी ज़्यादा कलेक्ट होगा और वही फ्रेश वाटर आपका रिक्वायरमेंट पूरा करेगा. तो बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कैन बी कलेक्ट ड्यूरिंग द रेन्स एंड कैन बी यूज व्हेन नीडेड. आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए क्या है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जैसे ये फोटो में दिखाया गया है. तो इसमें क्या होता है? मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ टॉप इन ब्रॉड डाउन थ्रू द रेन वाटर पाइप्स एंड कलेक्टेड इन बिग टैंक present underground and connected to a percolation pit dug under the ground. क्या होता है कि छत पे जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर एक पाइप लगा दी जाती है. नॉर्मली लोग नाली बना देते हैं कि पानी बह जाए और नीचे बह जाता है, बट वहाँ अगर आप एक पाइप लगा दोगे तो छत का सारा पानी उस पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा? आप नीचे एक टंकी बना दो, उस टंकी में वो पानी कनेक्ट हो जाएगा और उसको बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल कर लोगे फ्रेश वाटर का.
ठीक है। अब दूसरा है बावड़ी और वाव क्या होते हैं। बावड़ी और राजस्थान में होता है, वाव जो है वो गुजरात में होता है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये सब बनाया गया जहाँ भी रेनफॉल कम होता है, स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल है। बावड़ी जो होती है वो एक स्टेप वेल जिसमें सीढ़ी होती है, कुएँ के अंदर सीढ़ी होती है और उस सीढ़ी के थ्रू पानी जो है वो बारिश का धीरे 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 वहाँ कलेक्ट हो जाता है। वाव भी ऐसा ही होता है, स्टेप वेल होता है और ये भी रेन वाटर को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो कोई पूछेगा कि बावड़ी इन राजस्थान और वाव इन गुजरात क्या यूज़ क्या है, तो आर बिल्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग स्पेशली इन रीजन विथ स्केयर्स रेनफॉल, जहाँ पे बारिश की कमी होती है वहाँ पर ये बनाया गया है। हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक में आ जाए कि बावड़ी कहाँ पर है, किसी स्टेट में, राजस्थान में, वाव कहाँ होते हैं, गुजरात में। हो सकता है ये पूछे कि बावड़ी और वाव हैं क्या, तो आप क्या बताओगे, स्टेप वेल है फॉर वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, तो ये चैप्टर जो है ना नेचर्स ट्रेजर्स, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। आज हमने 2 टॉपिक किया है इसमें, एयर एंड वाटर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हो गए होंगे। इसको हम बाकी जो है ना वो सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक क्लास में करने से आपके ऊपर भी ओवरलोड हो जाएगा। तो आप आज क्या करो, इसको चैप्टर को अच्छे से जितना मैंने पढ़ाया उतना रीड कर लो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लो, ताकि नेक्स्ट सेक्शन जो है ना आपके लिए आसान पड़े। कभी भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और क्वेश्चन आंसर अगर रिटन फॉर्म में चाहिए होगा तो चैनल के ज्वाइन बटन या मेंबरशिप बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर लो, तो आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल हो जाएंगे।